नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा की सफलता का श्रेय वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दिया। पुणे में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से अब तक 15,900 से अधिक भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत स्वदेश लाया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आज 53वां स्थापना दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में बल की भूमिका की सराहना की। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री कल जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। क्रिकेट में मोहाली में पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 1 पारी और 222 रन से हराया। 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 107 रन से हराया। और इस वर्ष के आईपीएल प्रतियोगिता के कार्यक्रम की घोषणा। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहला मुकाबला 26 मार्च को मुंबई में। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं विशाल शर्मा। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण ही यूक्रेन से हजारों विद्यार्थियों को स्वदेश लाया जा सका है। आज पुणे में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के बड़े देशों को भी ऐसा कर पाने में कठिनाई आ रही है। यूक्रेन संकट के समय भी देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसा करने में कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं। नए भारत के आत्मविश्वास को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप व्यवस्था संचालित करता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन हमारी आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। आज भारत नवाचार और सुधारों से पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने संस्थान के आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख करते हुए कहा कि विभिन्न देशों के विद्यार्थियों के रूप में ये आधुनिक संस्थान भारत की प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञान को एक ऐसा माध्यम बनना चाहिए जो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़ सके। यही हमारी संस्कृति रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन क्षेत्रों में भी वैश्विक अधिनायक के रूप में उभरा है जो पहले पहुंच से बाहर माने जाते थे। भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। 7 वर्ष पहले देश में केवल 2 मोबाइल बनाने वाली कंपनियां थीं, जबकि आज 200 कंपनियां इस काम में लगी हैं। जिन सेक्टर्स में देश पहले अपने पैरों पर आगे बढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं था, उन सेक्टर्स में अब हिंदुस्तान ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल हमारे सामने है। कुछ साल पहले तक हमारे लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और ऐसे ही न जाने कितने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ही मतलब था, इंपोर्ट करो। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आज भारत निर्यातक देश बन रहा है, जबकि पहले ये विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश माना जाता था। 2 बड़े रक्षा गलियारे तैयार हो रहे हैं, जहां देश की रक्षा जरूरतों की पूर्ति के लिए सबसे बड़े आधुनिक हथियार बनाए जाएंगे। डिफेंस सेक्टर में हम दशकों से ये मानकर चल रहे थे कि जो दूसरे देश हमें देंगे हम उसी के भरोसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज स्थिति भी बदली है, परिस्थिति भी बदले हुए है।
इससे पहले पुणे में मुलामुथा नदी के पुनरुद्धार का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को मजबूत अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट से धन और हरित विकास को प्रोत्साहित करने वाला सतत पर्यावरण विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर शहर में एक आधुनिक कचरा प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए और आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र होने चाहिए। नदी के 9 किलोमीटर के क्षेत्र में पुनरुद्धार योजना पर 1080 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का भी शुभारंभ किया। लगभग 32 किलोमीटर की इस परियोजना पर 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। श्री मोदी ने कहा कि पुणे मेट्रो से प्रदूषण की समस्याएं समाप्त होंगी। ये मेट्रो पुणे में मोबिलिटी को आसान करेगी, प्रदूषण और जाम से राहत देगी, पुणे के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। साथियों, कोरोना महामारी के बीच भी ये सेक्शन आज सेवा के लिए तैयार हुआ है। पुणे मेट्रो के संचालन के लिए सोलर पावर का भी व्यापक उपयोग हो रहा है। इससे हर साल लगभग 25,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रुकेगा। प्रधानमंत्री ने पुणे नगर निगम के परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और पुणे का भारत की आजादी में ऐतिहासिक योगदान रहा है। हम सभी के हृदय में सदा सर्वदा बसने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा युवा पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगाएगी। आज पुणे के विकास से जुड़े अनेक अन्य प्रकल्पों का उद्घाटन और शिलान्यास भी हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि पुणे मेट्रो के शिलान्यास के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकार्पण का भी आपने मुझे अवसर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें जल संसाधनों का महत्व समझाने के लिए शहरों और जिलों में नदी उत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गतिशक्ति के तहत त्वरित और एकीकृत विकासात्मक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कच्चे तेल के लिए विदेशी निर्भरता को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर फोकस कर रहे हैं। पुणे में बड़े स्तर पर इथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी सुविधाएं स्थापित की गई है। इससे यहां आसपास के गन्ना किसानों को भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। पुणे को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी आज महानगर पालिका ने अनेक काम शुरू किए हैं। बार बार आने वाली बाढ़ और प्रदूषण से पुणे को मुक्ति देने में ये सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बहुत उपयोगी होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने पुणे के बालेवाड़ी में आर.के. लक्ष्मण आर्ट गैलरी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से 11 विशेष उड़ानों से आज 2,100 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। इसके साथ ही 22 फरवरी को विशेष उड़ानें शुरू होने के बाद से अब तक 15,900 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जा चुका है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि 66 विशेष उड़ानों से लाए गए भारतीयों की संख्या 13,852 हो गई है। ऑपरेशन गंगा के हिस्से के रूप में अब तक भारतीय वायुसेना ने इन देशों में 26 टन राहत सामग्री ले जाते हुए 2,056 यात्रियों को वापस लाने के लिए 10 उड़ानें भरी हैं। आज विशेष उड़ानों में से 9 नई दिल्ली और 2 मुंबई पहुंची। इनमें बुडापेस्ट से 6, बुखारेस्ट से 2, रेज़ो से 2 और कोसिसे से 1 उड़ान शामिल है। कल बुडापेस्ट, सुसेवा और बुखारेस्ट से 8 विशेष उड़ानें संचालित होने की उम्मीद है, जिससे 1,500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अब भी वहां रह रहे सभी भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध फॉर्म में अपना ब्यौरा तुरंत भरकर भेजें। उधर हंगरी में भारतीय दूतावास ने बताया है कि उसने आज से ऑपरेशन गंगा का अंतिम चरण शुरू किया है।
दूतावास के अलावा कहीं और रुके हुए विद्यार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे सवेरे 10 बजे से रात 12 बजे तक बुडापेस्ट में रकोसजी केंद्र पहुंचें। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख ने कहा है कि रूस के हमलों के बाद 1.5 करोड़ से अधिक शरणार्थी यूक्रेन की सीमा पार करके पड़ोसी देशों में जा चुके हैं। एजेंसी ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला शरणार्थी संकट है। रेडक्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि मारिउपोल के दक्षिण पूर्वी शहर में फंसे नागरिकों की निकासी रोक दी गई है। लगभग 2 लाख लोगों की निकासी शुरू करने की आज की योजना असफल हो गई है। यूक्रेन ने निकासी के दूसरे प्रयास की असफलता का कारण लगातार रूसी बमबारी को बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल चेतावनी दी कि यूक्रेन का राष्ट्र का दर्जा खतरे में है। उन्होंने रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की तुलना युद्ध की घोषणा से की। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता कल होगी। बेलारूस में हुई पिछली 2 बैठकों में कोई सफलता नहीं मिली थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना काल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के योगदान की सराहना की है। बल के 53वें स्थापना दिवस समारोह में गाजियाबाद में श्री शाह ने कहा कि बल के जवानों ने विदेश से लौट रहे भारतीयों की उचित देखभाल की है। कोविड महामारी के दौरान भी वंदे मातरम कार्यक्रम में जब दुनिया भर से भारतीय वापिस आ रहे थे, उस वक्त हर एयरपोर्ट पर बड़ी विनम्रता के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ अपने ही देश के भाइयों बहनों का स्वागत भी करता था, रिस्क भी उठाता था, संक्रमित हुआ और उसने अपनी जान भी गंवाई। वो सभी को मैं पूरे बल की ओर से और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज भी ऑपरेशन गंगा चल रहा है। मैं ऑपरेशन गंगा के जितने भी दृश्य देखता हूं, उसमें मेरे सीआईएसएफ के जवान को जरूर ढूंढता हूं। विनम्रता के साथ चेहरे पर आनंद की लकीरें लिए हुए वो जवान यूक्रेन में फंसे हुए अपने नागरिकों को आते हुए देखता है और संतुष्टि का अनुभव करता है। गृहमंत्री ने संस्थानों की सुरक्षा में सीआईएसएफ की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बल की सेवा के बिना देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था संभव नहीं होगी। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की यात्रा जब होगी तो अब ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाई आएंगी। डिफेंस के सेक्टर में, अंतरिक्ष क्षेत्र के अंदर, ड्रोन के क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर बहुत सारा प्राइवेट औद्योगिक उत्पादन भी आने वाला है। मैं जरूर सीआईएसएफ के डीजीपी को कहूंगा कि एक 5 साल का रोड मैप तैयार किया जाए, जिसमें हम सीआईएसएफ को भविष्य के 25 साल के लिए तैयार करें, और एक 25 साल का रोड मैप तैयार किया जाए, जिसके माध्यम से हम सीआईएसएफ को शताब्दी के वर्ष में सुसज्ज करके परिणाम देने वाली संस्था के रूप में देखें। श्री अमित शाह ने बल के कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से भी सम्मानित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा की सफलता का श्रेय वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दिया। पुणे में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से अब तक 15,900 से अधिक भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत स्वदेश लाया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आज 53वां स्थापना दिवस। गृहमंत्री अमित शाह ने देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में बल की भूमिका की सराहना की। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री कल जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। क्रिकेट में मोहाली में पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 1 पारी और 222 रन से हराया। 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई।
न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 107 रन से हराया और इस वर्ष के आईपीएल प्रतियोगिता के कार्यक्रम की घोषणा चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहला मुकाबला 26 मार्च को मुंबई में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 जिलों के 54 निर्वाचन क्षेत्रों में 613 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक रिपोर्ट। जिन 9 जिलों में कल वोट डाले जाएंगे वो हैं गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके के जिले हैं जहां पिछड़ापन एक बड़ी समस्या है। एक बड़ा तबका यहां बुनकर व्यवसाय से जुड़ा है जिसके विकास के लिए सरकार ने हाल के दिनों में काफी प्रयास किए हैं। इसके साथ ही इस इलाके के कृषि उत्पादों को भी बढ़ावा दिया गया है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो इस इलाके में सभी पार्टियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। एक ओर जहां सबकी निगाहें वाराणसी पर हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है और पिछली बार भाजपा ने वहां सभी सीटें जीती थीं। वहीं दूसरी ओर आजमगढ़ जैसे जिले भी हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस चरण में राज्य सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है जिनमें नीलकंठ तिवारी, अनिल राजभर, रविंद्र जायसवाल और संगीता बलवंत बिंद शामिल है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई दिग्गज नेता भी मैदान में हैं जिनमें शादाब फातिमा, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। उधर असम में माजुली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी कल ही वोट डाले जाएंगे। इस सीट से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जन औषधि दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों और जन औषधि केंद्रों के मालिकों के साथ बातचीत करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रधानमंत्री दोपहर 12:30 बजे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को विकास और आकांक्षात्मक अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण पर बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसमें 16 मंत्रालयों, नीति आयोग, क्षमता निर्माण आयोग और राज्य सरकारों की भागीदारी होगी। वेबिनार में बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण, उच्च रोजगार क्षमता वाले क्षेत्रों के वित्त पोषण और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर 5 सत्र होंगे। बजट घोषणाओं के कुशल और त्वरित कार्यान्वयन की सुविधा के लिए सरकार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शिक्षा और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ विचार मंथन करना और विभिन्न क्षेत्रों के तहत कई मुद्दों के कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए रणनीतियों की पहचान करना है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 178 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 9,754 लोग संक्रमण से ठीक हुए जबकि 5,176 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.66% है। एक सरकारी पैनल ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की है। सिफारिशों को अंतिम मंजूरी के लिए इसे भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई के पास भेज दिया गया है। डीसीजीआई ने 4 फरवरी को भारत में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के लिए कुछ नियामक प्रावधानों के अंतर्गत आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने बूस्टर खुराक के रूप में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के संचालन के लिए डीसीजीआई को अपना प्रस्ताव भेजा था। राजभाषा पर संसद की स्थायी समिति की दूसरी उपसमिति त्रिपुरा के दौरे पर है। वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में समिति कल त्रिपुरा में केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में राजभाषा के उपयोग के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगी। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन, भारतीय खाद्य निगम और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जैसे प्रतिष्ठान शामिल हैं। बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कार्गो पोत एमवी लाल बहादुर शास्त्री की अगवानी की। ये कार्गो पटना से अनाज लेकर बांग्लादेश होते हुए गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह रवाना हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि ये कार्य असम में अंतर्देशीय जल परिवहन के एक नए युग को चिन्हित करता है। निर्बाध कार्गो परिवहन असम की जनता की अधूरी इच्छाओं और आकांक्षाओं की एक यात्रा है।
एक महीने में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की 2350 किलोमीटर की यात्रा करने वाले इस पोत को 5 फरवरी को पटना के अंतर्देशीय जल टर्मिनल गाई घाट से रवाना किया गया था। इससे भारत के किसान अपने उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य और बेहतर आजीविका हासिल करके आत्मनिर्भर बनेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज दोपहर आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू कर दिया है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज राष्ट्रपति भवन में एक दौड़ का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी श्रीमती सविता कोविंद ने इस दौड़ को रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। माँ तोर छेलेरा घर छेड़ेछे शहीद हबे बेश छाड़बे देखे शेष बारूद भरा स्वप्न बुके স্বাধীন হবে দেশ রে স্বাধীন হবে দেশ ও মা তোর ছেলেরা ঘর ছেড়ে। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अंबिका चक्रवर्ती को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 6 मार्च 1962 को हुई थी। वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, जिसका नेतृत्व मास्टर दा सूर्यसेन ने किया था। बाद में वे चटगांव के जुगांदर पार्टी के सदस्य बने। बारूद भरा स्वप्न बुके স্বাধীন হবে দেশ রে স্বাধীন হবে দেশ। अंबिका चक्रवर्ती ने 18 अप्रैल 1930 को स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया, जिसने चटगांव क्षेत्र में पूरी संचार प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया। वे 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद में ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन भागने में सफल रहे। कुछ महीने बाद अंबिका चक्रवर्ती को ब्रिटिश पुलिस ने उनके छिपने के स्थान से हिरासत में लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। बाद में मौत की सजा को आजीवन कैद में बदल दिया गया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। आजादी के बाद अंबिका चक्रवर्ती ने राजनीति में प्रवेश किया और 1962 में मृत्यु तक लोगों की सेवा करते रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी मोटूरी सत्यनारायण को भी याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 6 मार्च 1995 को हुई थी। एक उत्साही गांधीवादी मोटूरी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद मोटूरी 1948 से 50 तक संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय संविधान की भाषा अनुभाग समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। मोटूरी 2 बार राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। वो मद्रास विधान परिषद और भारत सरकार के शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी थे। मोटूरी ने 1936 से 1961 तक दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में शामिल हुए और कुछ समय के बाद संगठन के सचिव और फिर प्रधान सचिव बने। वो हिंदी प्रचारक, हिंदी प्रचार समाचार और दक्षिण भारत के संपादक थे। उन्होंने मद्रास की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा सहित समूचे भारत में कई संस्थानों का गठन किया। वे मद्रास और हैदराबाद की तेलुगु भाषा समिति के संस्थापक सचिव भी रहे। मोटूरी को 1954 में पद्मश्री और 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आंध्र विश्वविद्यालय ने उन्हें 1977 में कला प्रपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया। इस महान भारतीय को हमारा नमन।
हम दिल्ली के शहीदों बाल मुकुंद तथा खुदा बख्श और हरियाणा के शिव गुलाम दुबे को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम में भाग लिया था। उन्हें 6 मार्च 1858 को फांसी पर लटका दिया गया था। हम धरती के इन महान सपूतों को सलाम करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत ने मोहाली में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका को पारी और 222 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 574 रन बनाकर घोषित कर दी थी। जवाब में श्रीलंका की टीम पहली पारी में 174 रन और दूसरी पारी में 178 रन पर सिमट गई। रविंद्र जडेजा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने नाबाद 175 रन बनाए और दोनों पारियों में 9 विकेट हासिल किए। रविचंद्रन अश्विन ने 435वां टेस्ट विकेट लिया और भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया है। भारत ने 7 विकेट पर 244 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 137 रन ही बना सकी। पूजा वस्त्राकर ने 67 और स्नेह राणा ने 53 रन बनाए। वहीं स्मृति मंधाना ने 52 रन का योगदान दिया। राजेश्वरी गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। भारत का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को न्यूजीलैंड से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुबह 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस साल होने वाले IPL क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 26 मार्च को पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अभी सिर्फ लीग मैचों के स्थानों और तारीखों की घोषणा की गई है। फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। 15वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कल ढाका में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत डेनिस गंसेल के निर्देशन में बनी जर्मन फिल्म जिम बटन एंड द वाइल्ड 13 के प्रदर्शन से हुई। महोत्सव में 38 देशों की 117 फिल्में दिखाई जाएंगी। ज्यूरी सदस्यों में बांग्लादेश फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियां गयासुद्दीन सलीम, अमिताभ राजा चौधरी और शबनम फिरदौसी शामिल हैं। युवा बांग्लादेशी प्रतिभा वर्ग में 19 से 25 वर्ष की आयु के फिल्म निर्माताओं की फिल्में प्रतिस्पर्धा में शामिल की गई हैं। महोत्सव में बांग्लादेश की 9 फिल्में दिखाई जाएंगी। सप्ताह भर चलने वाला ये महोत्सव इस महीने की 11 तारीख तक चलेगा। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली और चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहने का अनुमान है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर भारत में श्रीनगर में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। जम्मू और मुजफ्फराबाद में बारिश होने की संभावना है। गिलगित और लेह में बादल छाए रहेंगे। इन नगरों में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। अगरतला में धुंध छाए रहने के आसार हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा की सफलता का श्रेय वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दिया। पुणे में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। यूक्रेन के पड़ोसी देशों से अब तक 15,900 से अधिक भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत स्वदेश लाया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आज 53वां स्थापना दिवस। गृहमंत्री अमित शाह ने देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में बल की भूमिका की सराहना की। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। प्रधानमंत्री कल जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। मोहाली में पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 1 पारी और 222 रन से हराया। 2 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 107 रन से हराया। और इस वर्ष के IPL प्रतियोगिता के कार्यक्रम की घोषणा। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहला मुकाबला 26 मार्च को मुंबई में।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।